हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज हम पहली बार पढ़ाने के लिए सोचे हैं और पढ़ाने का तरीका अगर आपको कुछ अच्छा लगे और समझ में आए तो थोड़ा हमें प्रोत्साहन दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या बताने वाले हैं, क्या बताएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बता दें आपको कि हम वायुमंडल बताएंगे। वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या गैसें वायुमंडल में आती हैं, उन गैसों को बताएंगे। उन गैसों के बाद हम आपको ये बताएंगे कि जो वायुमंडल की जो परतें हैं, लेयर हैं, कितनी लेयर हैं, उन लेयरों की डिफिनेशन क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट उसमें पढ़ना है, वो सब सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, वायुमंडल। और फ्रेंड्स, इस वायुमंडल में हमारे जो 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार पेपर में पूछे ही जाते हैं। जैसे हो गया ओजोन दिवस, ओजोन लेयर से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह, और वार्मिंग ग्लोबल जो हमें पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्मिंग ग्लोबल हम जिसे बोलते हैं, ये जानना कि ये क्या होता है और किसकी वजह से होता है, ये सब सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। और इसी में हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लगभग सारे पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें फ्रेंड्स, हम ज़्यादा यूपी टेट के बेस से चलने वाले हैं, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। ज़्यादा डीपली में भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डीपली में भी जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो आप ये मत सोचना कि इतनी डीपली में क्यों जा रहे हैं। हाँ, एक बात आपको बता दें फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक टीचर हूँ या कुछ हूँ, तो मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। हमें जो नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसलिए जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम वायुमंडल लिखते हैं सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, ये वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी पृथ्वी है, या पृथ्वी जो सौर परिवार है, सौर परिवारों में से पृथ्वी एक अनोखी ग्रह है। क्या है? एक अनोखी ग्रह है। अब अनोखी ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पर जीवन संभव है और किसी ग्रह पे तो जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा ग्रह होगा, वहाँ पे संभव नहीं है, तो हमारे पृथ्वी ग्रह पे ही जीवन संभव है, इसलिए इसे अनोखी ग्रह कहा जाता है। यहीं पे पेड़ पौधे और जो हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी आवश्यक गैसें पाई जाती हैं, इसी पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। और ये पृथ्वी में जो गैसें पाई जाती हैं, हमें इसी वायुमंडल में ही पढ़ना है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल के सबसे पहले जानते हैं वायुमंडल। इसके बाद वायुमंडल में हमारी कितनी गैसें आती हैं, उन गैसों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि गैस हर बार पेपर में लगभग पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले गैस के बारे में जानते हैं, फिर गैस को हम क्लियर करके उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि वायुमंडल को हमारे साइंटिस्ट लोग जो ज्योग्राफी के हैं, वो कितने लेयर में इसको डिवाइड किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो लेयर है स्टार्ट होता है, वो पृथ्वी तल से स्टार्ट होता है, उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। हम 5 लेयर का नाम लिख देते हैं, फिर उसके हम एक एक करके बताते हैं। ठीक है, लेकिन उस लेयर के बारे में हम आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस लेयर से पहले हमें कुछ गैसों को जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम उस गैसों को जानेंगे, फिर उसके बाद हम उस परते के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 5 लेयर लिख देते हैं। फिर 5 लेयर के बाद हम उन वायुमंडल में जो गैसें हैं, जो हमारे कुछ गैसें पाई जाती हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उन गैसों के बारे में डिस्कस करके तब लेयर को पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो हमारा लेयर है, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। जो दूसरी लेयर है, उसको हम बोलते हैं समताप मंडल। हमारी जो तीसरी लेयर है, उसको हम फ्रेंड बोलते हैं मध्य मंडल। हमारी जो चौथी लेयर है फ्रेंड, हम उसको बोलते हैं आयन मंडल। हमारी जो 5वीं लेयर है फ्रेंड्स, हम बोलते हैं बहिर्मंडल। ये हर एक जो मंडल है, वायुमंडल की जो लेयर है, हर एक इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसके बारे में हम जानेंगे एक एक करके। आप फ्रेंड देखिए, जो हमारे पृथ्वी में उपस्थित है वो क्षोभ मंडल है। ठीक है,
वो क्षोभ मंडल है। इस क्षोभ मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस वायुमंडल में कुछ गैसें पाई जाती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। तो उन गैसों में हम बताते हैं सबसे पहले कि वो गैस क्या है। उस गैस से पहले हम जान लेते हैं वायुमंडल होती क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारे पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए ढेर सारी गैसों का मिश्रण और वायु जो आपस में पृथ्वी को घेरे हुए हैं उन्हें हम वायुमंडल कहते हैं। फ्रेंड्स, आप समझे वायुमंडल किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए ढेर सारे गैसों का मिश्रण ही हम वायुमंडल कह सकते हैं या वायुमंडल कहते ही हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये वायुमंडल में हमारी कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी हमारी पहली वीडियो है, थोड़ी सी गलती अगर हो जाती है तो आप इतना मत लें, क्योंकि पहली बार है। धीरे धीरे सुधार कर लेंगे, क्योंकि पहली बार है तो धीरे धीरे हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे वायुमंडल में मोस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो गैसों के मिश्रण से हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है, वो हमारे सबसे ज़्यादा जो गैसें पाई जाती हैं, जिसे हम नाइट्रोजन बोलते हैं। हम सारी गैसों का नाम लिख देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हमारा हो गया क्या कहते हैं, आर्गन। फ्रेंड, एक बात याद रखिए कि वायुमंडल का निर्माण जो ज़्यादा गैसों से मिलके होता है, इन्हीं दो गैसों से मुख्यतः मिलके होता है। ठीक है, इन्हीं दो गैसों का ज़्यादा मात्रा वायुमंडल में उपस्थित है। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन। सबसे पहले हम नाइट्रोजन गैस के बारे में जानते हैं। ठीक है, एक एक करके नाइट्रोजन गैस के बारे में हम डीपली बताते हैं, ताकि जो है बाद में ये ना कहना हो कि नाइट्रोजन गैस के बारे में ये नहीं जाना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो हमारी होती है वायुमंडल में कितनी परसेंट होती है? वो होती है 78%। कितनी परसेंट? 78%। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये भी मिलता है कि 78.08% लिखा मिलता है। लेकिन आप जो है अगर पेपर में ऐसे आता है 78.08% आता है तो आप इसी को ही टिक मारिएगा। अगर ये आता है तो आप इसको नहीं मानेंगे, इसको ही मानेंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट है वो ये है। ठीक है, और ये भी है, लेकिन NCERT जो बुक है उसमें उन्होंने ये बोला है कि आप 78% ही बताएंगे, और जो यूपी की SCERT बुक है उसमें भी 78% ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बात ये है कि जो 50% के ऊपर होता है उसको हम लगभग यहाँ पे जैसे 50% से ऊपर हो गया तो हम यहाँ पे 79% लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 50% से 0 है, क्योंकि 0.8% लिखा है, इसलिए हम 78% के ही अंतर्गत रखते हैं। देखिए फ्रेंड, नाइट्रोजन में सबसे अधिक मात्रा किस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है वायुमंडल में फ्रेंड? 78% है। और नाइट्रोजन हमारे लिए क्या उपयोगी है? देखिए फ्रेंड, नाइट्रोजन हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि अगर नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित ना हो तो जो आजकल खाना वगैरह बनाते हैं या कुछ अग्नि को हमारे जीवन कार्य को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उस कार्य को हम नहीं कर सकते थे अगर नाइट्रोजन ना हो। तो इसलिए नाइट्रोजन का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन शैली को निर्वाह करने के लिए। नाइट्रोजन का एक और महत्व इसमें है, क्योंकि अगर नाइट्रोजन उपस्थित ना हो तो जो आग है वो आग की गति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आग की गति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो आग होती है, जो अगर कुछ जलाएंगे तो पूरा चारों तरफ फैल जाएगा, इससे बहुत सारी चीज़ें विनाश हो सकती हैं। इसलिए नाइट्रोजन का उपस्थित होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की उपस्थिति में हम आग पर काबू पा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, एक इसका और महत्व है कि नाइट्रोजन हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेड़ पौधों में नाइट्रोजन ना उपस्थित हो तो अपना ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए पेड़ पौधे सीधे वातावरण से ग्रहण तो नहीं करते, लेकिन ये जो मिट्टी होती है, जिनके जड़ होते हैं, उनमें जड़ में जो बैक्टीरिया उपस्थित होती हैं उन्हीं के द्वारा ये नाइट्रोजन गैस जो पेड़ पौधे हमारे होते हैं वो पा जाते हैं। तो दूसरा हमारा जो है
वो है पेड़ पौधे के लिए ये नाइट्रोजन आवश्यक ज़्यादा है पेड़ पौधे के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन के बारे में बता दिया। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% पाई जाती है और यह जो है नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि यह आग पर कंट्रोल रखने की क्षमता रखती है। और दूसरी बात, यह पेड़ पौधे के भोजन के लिए भी सहायक होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जो नाइट्रोजन की आवश्यकता की महसूस करते हैं वह वातावरण से सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, वह मिट्टी में जड़ में उपस्थित जो बैक्टीरिया लगते हैं उनके द्वारा वो अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी गैस के बारे में जो ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन में गैस में थोड़ा सा कुछ इससे मतलब उल्टा मिलेगी कुछ चीज़ें आगे के बारे में, वो देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन गैस ये हमारे सब वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। देखिए फ्रेंड, ऑक्सीजन गैस सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना हम अपना जीवन नहीं चला सकते। इसलिए सबसे पहले तो आप जानेंगे कि ऑक्सीजन गैस हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन एक बार और यह ध्यान रखें कि यह अगर ऑक्सीजन उपस्थित ना हो तो हम भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हम किसी चीज़ को जला सकते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की अधिकता हो जाए तो क्या होगी? अगर ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं, आग जलाने की शक्ति है वो तेज़ हो जाएगी और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी आग के क्षमता को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक नाइट्रोजन गैस, जिसके पहले बताए थे, अगर वो नाइट्रोजन गैस उपस्थित रहेगा तो जो है ये आग भी ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगी, ये कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऑक्सीजन गैस में एक और ज़रूरी हम बातें जानेंगे। जो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है यह मुख्यतः हमारे पृथ्वी तल से धरातल से यह 16 किलोमीटर तक मुख्य रूप से पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक? 16 किलोमीटर ऊंचाई तक। ठीक है, 16 किलोमीटर हाइट तक यह मुख्य रूप से पाई जाती है। लेकिन इसका जो अधिकतम फैलाव होता है वो 64 किलोमीटर तक होता है। कितने किलोमीटर तक होता है? 64 किलोमीटर तक होता है। लेकिन यह 16 किलोमीटर के ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसलिए 16 किलोमीटर तक हमारी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में कितने ऊपर तक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है? मुख्य रूप से 16 किलोमीटर तक। 64 किलोमीटर तक इसका फैलाव है, लेकिन 64 किलोमीटर तक इसका बहुत कम ही मात्रा पाई जाती है, मतलब ना के बराबर होती है। इसलिए आप याद रखें कि इसकी मात्रा 64 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। लेकिन 16 किलोमीटर जो होती है वो मुख्य ऊंचाई है, यहाँ तक ऑक्सीजन गैस को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में बताते हैं। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब हमारे 2 गैस हो गए। अब तीसरी गैस जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए फ्रेंड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सूर्य से हमारी प्रकाश की किरण आती है, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित ना हो, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित ना हो तो हम प्रकाश नहीं पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है। तो क्योंकि यह सबसे भारी गैस है, इसलिए यह लगभग इसकी मात्रा जो है 0.03% होती है। कितनी पॉइंट करना? 0.03% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.03% होती है। और इसी गैस से हमारा ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड है, और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो भी इसी गैस से ही इफेक्ट है। वो कैसे? देखिए फ्रेंड, अगर सूर्य की प्रकाश किरणें अगर नीचे आती हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% है, ये जो है उस गैस को परावर्तन जो होती है, जो सूर्य की प्रकाश किरण ऐसे आई सीधे धरातल पर, पृथ्वी पर, लेकिन जब उसे वो लौटती है तो ये जब उपस्थित रहती है वहाँ पे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उस ताप को यह रोक लेती है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से हमें पृथ्वी पर गर्म महसूस होता है, जिसकी वजह से हमें पृथ्वी पर गर्म महसूस होता है। अगर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस न उपस्थित हो तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर उपस्थित ना हो तो यहाँ पे हम ताप से वंचित रह जाएंगे और हमारे दैनिक जीवनचर्या पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यह बात ध्यान रखें फ्रेंड्स, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? 32 किलोमीटर तक। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? आपको पता हो गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जब प्रकाश की किरण आएगी और उसे कार्बन डाइऑक्साइड जो उपस्थित रहेगी 0.03% वो रोक लेगी। उस रोकने की क्रिया को हम बोल देते हैं कि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, मतलब प्रकाश को यह रोक लिया। लेकिन जब ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो जो प्रकाश की किरण है वह पृथ्वी पे आएगी और उस किरण को ये ज़्यादा कवर करके रोक लेगी। और जब ज़्यादा कवर करके रोक लेगी जब ज़्यादा कवर करके रोक लेगी तब यहाँ पे ढेर सारे तापमान की अधिकता हो जाएगी। जब तापमान की अधिकता हो जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारी गर्मी पड़ेगी, जिससे अपना जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस घटना को हम बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। देखिए फ्रेंड्स, आपको दो चीज़ें इसमें बताई। कार्बन डाइऑक्साइड में हमें जानना है कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है वो धरातल पर ही उपस्थित होती है। धरातल के 25 किलोमीटर तक की ऊंचाई के नीचे ही 25 किलोमीटर की ऊंचाई के नीचे ही कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के ही कारण पृथ्वी पर तापमान का होना पाया जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो जाती है तो पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है और उस अधिक तापमान को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जो हमारी रोकने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया ये, और ये होगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग। हमें इन दोनों चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड के वैसे गैस में अब हम चलते हैं अपने चौथी गैस के बारे में। ठीक है, तीन गैस हो गई, अब हम चलते हैं चौथी गैस के बारे में। चौथी गैस फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर पेपर में ही पूछे जाते हैं। चौथी गैस के बारे में आप लोग ध्यान से देखिए। आपको अगर जानकारी सही लगे तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करें। अच्छा करने की कोशिश बहरहाल कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, बस बात यही। तो फ्रेंड